हाँ जी बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। जो कल प्रॉब्लम्स दी थी की करिए, ज़रूर करिए। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और ये आप जो है कहते हैं ना कि डेली लाइफ में बातें होने वाली हैं, तो आप इंजॉय करिए इसको। आपने इसको स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना, यू हैव टू इंजॉय द चैप्टर। एक चीज़ आपको बताऊं बच्चों, फिज़िक्स इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये सच्चाई है। आप अंडरस्टैंड कर लीजिए तो देखिए कितना मज़ा आता है इसको करने में। अपने आसपास देखिए, हर जगह फिज़िक्स ही तो है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें करने जा रहे हैं, आप कितना यूज़ करते हो, दैट इज़ सेल। सारा दिन हर एक चीज़ आपकी किससे चलती है? सेल से, बैटरी से। तो नाउ व्हाट इज़ अ सेल? तो सेल इज़ ए डिवाइस which provides the necessary potential difference to an electric circuit to maintain a continuous flow of current in it. याद है ना, हमने बिल्कुल स्टार्ट में ही कहा था कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। तो उसमें हमने कहा कि current can flow through conductor only and only when two ends of conductor are at different potential. So that means certain potential difference is to be developed across two ends of the conductor. तो क्वेश्चन आता है कि how we can develop this potential difference. तो ये जो potential difference across two ends of conductor हमने develop करना है, this is possible with the help of cell. तो इसलिए हम कहते हैं कि cell is a device which provides the necessary potential difference to an electric circuit to maintain continuous flow of current in it. Cell में क्या होता है? There are the two plates or you can say the two electrodes. इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड्स हैं और इसकी जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, हम इसमें एक लाइन लंबी ले रहे हैं, एक छोटी। सो दिस कॉरस्पॉन्ड टू पॉजिटिव टर्मिनल। जो लॉन्ग लाइन है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और अगर हम इलेक्ट्रोड की बात करें तो ये आपके पास आ जाता है एनोड, और ये जो छोटे वाला है, दिस इज नोन एज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि भाई आप क्या करते हो, सेल में एक कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन लेते हो जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। उसके अंदर हम दो प्लेट्स लेते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, व्हाट इज ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ का मीनिंग अगर आप फुल फॉर्म देखो, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। लेकिन ये नहीं कि आपसे पूछा गया, मैंने पूछा व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल, आपको मैम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इट इज, क्या है ये? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस two terminals of cell, across two terminals of cell when no current is drawn from the cell. अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि ये क्या बात कही आपने। कहना है लेवी एक तरफ कहते हैं कि सेल से तो सेल की वजह से सर्किट में करंट ड्रॉ हो रहा है, और दूसरी तरफ ये कह रही हैं। बेटा कहने का मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, मैंने अभी इसको रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा ही नहीं। जब मैंने रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा ही नहीं किसी कंडक्टर के साथ, तो करंट कैसे ड्रॉ होगा? नहीं ना ड्रॉ होगा। अब हो गया कि इस ईएमएफ को हम पढ़ते कैसे हैं? ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है, और आपको बताया गया है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज़ करते हो? वोल्ट मीटर।
तो मान लीजिए मैं जो सेल का पॉजिटिव है इसे वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जोड़ देती हूँ, और जो सेल का नेगेटिव है इसे मैं वोल्ट मीटर के नेगेटिव से जोड़ देती हूँ। इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। तो इस टाइम पर जो रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर की वो क्या होगी? दैट विल बी ईएमएफ ऑफ सेल। इस टाइम पर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो ईएमएफ ऑफ सेल है, क्योंकि आपने सिंपल इसको वोल्ट मीटर से जोड़ा है, और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस आइडियली हम इनफाइनाइट लिखते हैं। तो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस अगर है, आई क्या होता है? ई ओवर आर। ई ईएमएफ होगी, आर इन्फिनिटी होगी, तो आई क्या आएगा? ज़ीरो। ठीक होगी बात? तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस two terminals of cell when no current is drawn from the cell। तो पॉइंट अंडरस्टैंड हुआ ना कि हम डायरेक्ट रीडिंग जो है बैटरी के या सेल के पॉजिटिव को पॉजिटिव वोल्ट मीटर से जोड़ के, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ के जो रीडिंग ले रहे हैं वो ईएमएफ आएगी, क्योंकि इस टाइम पर वर्चुअली कोई करंट जो है सेल से ड्रॉ नहीं हो रहा। तो आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हो ईएमएफ को कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ सेल, इन एन ओपन सर्किट। तो क्या कह सकते हैं? when no current is drawn means in an open circuit। तो सर्किट जब ओपन है तो उसमें से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, तो उस टाइम पर जो रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर की दैट विल गिव यू ईएमएफ ऑफ सेल। अब इसके बाद सेकेंड टर्म इसमें आती है एंड दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। terminal potential difference। terminal potential difference। अब ये क्या होगा? अब आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये पॉइंट देखिए कि अब आपके पास ये सेल था, ठीक हो गया। अब आप इसके साथ ये एक कंडक्टर जोड़ देते हो जिसकी रेजिस्टेंस है आर। ठीक होगी बात? अब क्या होगा बेटा, जब आपने इस तरीके से जोड़ दिया तो नेचुरल बात है कि अब सेल से करंट ड्रॉ होगा। कितना करंट सर्किट में फ्लो करेगा? आई। ठीक है, तो अब आई करंट बेटा जब इस कंडक्टर में से पास हो रहा है जिसकी रेजिस्टेंस आर है, तो इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया? V, विच इज इक्वल टू I इंटू आर। अब बच्चे आप देखो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही जगह है, सो दैट मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है वही यहाँ पर आएगा। सो इसका मतलब कि यहाँ पर भी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया? V। और आप इसको किस तरीके से कैसे पढ़ सकते हो? by joining it to the voltmeter with the positive and negative like this। तो यानी कि अब पिछले से क्या फ़र्क है कि पिछले सिचुएशन में मैंने सेल को सीधा वोल्टमीटर से जोड़ा था तो सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं हुआ था, तो इसलिए जो उस टाइम पर वोल्टमीटर की रीडिंग आई उसे हमने क्या बोला? ईएमएफ ऑफ सेल। अब हमने क्या किया कि इस सेल को इस कंडक्टर के साथ जोड़ दिया जिसकी रेजिस्टेंस आर है। इस वजह से सेल में से करंट ड्रॉ हुआ। कितना करंट है? आई। तो जब आई करंट फ्लो कर रहा है थ्रू दिस रेजिस्टेंस आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस यानी कि अक्रॉस दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दैट इज आई इंटू आर, और वही यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब
आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो इस टाइम पर रीडिंग आएगी वोल्टमीटर की, वो क्या बनेगा? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, it is the potential difference across terminals of the cell, in a closed circuit. कब है? in a closed circuit, कि जब सर्किट को क्लोज कर दिया तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V. तो दैट इज दिस। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहली क्लैरिटी बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों में जो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम इसमें एक और टर्म नेक्स्ट थर्ड डिस्कस करते हैं, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्या ले रही हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, दैट इज स्मॉल r। अब बेटे ध्यान से देखो कि हम जो सर्किट में करंट का फ्लो शुरू करते हैं हमेशा कन्वेंशनल करंट की वजह से है, तो पॉजिटिव से शुरू हुआ, सर्किट में घूम के नेगेटिव तक आ गया, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि सर्किट ये सेल के अंदर करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव तक नहीं आता। सर्किट तो तभी कंप्लीट होगा ना। तो दैट मीन्स कि करंट अगर इस एंड से यहाँ से चला है तो ये पूरा घूम के यहीं तक आना चाहिए। तो इसका मतलब कि ये जो वायर्स में से करंट जा रहा है इसको हमने कह दिया एक्सटर्नल सर्किट, और कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं बिकॉज दे आर द मेटेलिक वायर्स। ठीक हो गया। लेकिन अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्मॉल r। तो स्मॉल r क्या है? दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये क्या होगी? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स टू फ्लो ऑफ करंट इनसाइड सेल। सेल के अंदर जो करंट का फ्लो है उसको भी अपोजिशन मिल रही है, और वो अपोजिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट और electrodes to flow of current inside cell। तो सेल के अंदर, ठीक होगी बात? तो ये बन गया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो दैट मीन्स अब यहाँ से बेटा क्या पॉइंट बन गया कि अब आप देखिए टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की कितनी बन जाएगी, है ना? तो अब हम एक हेडिंग दे देते हैं कि हाउ वी कैन डिराइव द रिलेशन बिटवीन द थ्री। हमें तीनों का मीनिंग पता लग गया। अब मीनिंग के साथ साथ अब हम पहले इसमें ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच इंटरनल रेजिस्टेंस विल डिपेंड। कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स अपॉन विच value of internal resistance will depend। internal resistance will depend। इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सेकेंड आएगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि देखो सेल के अंदर जैसे मान लीजिए कि आपने ये कंटेनर ले लिया, अब इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट है,
अब मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रोड जो है वो यहाँ पर है, दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, तो करंट को यहाँ से यहाँ जाना है। नेचुरली जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पोजीशन मिलेगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और उसके साथ साथ किसने ऑफर करनी है पोजीशन? इलेक्ट्रोलाइट ने ना, इसके अंदर जो ऑयंस हैं उन्होंने ही करनी ना। तो इसलिए ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट। तो कौन सी चार चीज़ों पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। और मोर ओवर एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि विद यूज ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अरे पर्सन भी तो यूज हो के उसकी फैटी उसमें इनर्शिया बढ़ता है ना, उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। तो सेल का भी विद यूज, कहने का मीनिंग क्या होगा कि मैं अगर आपसे पूछती हूँ बेटा कि हमारे पास 2 लेक्लेंची सेल हैं, ठीक है, 2 लेक्लेंची सेल हैं, और एक फ्रेश प्रिपेयर किया, एक हम यूज़ कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो किसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी? नेचुरली जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। सो क्लियर हुई बात। तो अब इसमें दूसरी चीज़ कि हाउ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल वेरीज विद वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा याद रखना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल increases with decrease of temperature, यानी कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आएगी। और इसका बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, डेली लाइफ में आप देखते हो, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करते हो, कभी की है कि विंटर में बहुत सर्दी है तो आप मॉर्निंग में उठ के अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करो तो वो कार ही नहीं स्टार्ट होती। क्या हो जाता है कि विंटर में इतना टेम्परेचर लो चला गया जिससे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी विल इंक्रीज, सो सफिशिएंट करंट कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम बैटरी टू स्टार्ट द कार। प्रॉब्लम आपको पता ही है कि जब स्टार्ट करना है तो इग्निशन के लिए जितना करंट चाहिए उतना उसको मिलेगा तभी वो स्टार्ट होगा। तो इसलिए अब यहाँ से ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी हो गया। हमने हर एक चीज़ को बेटा इस तरीके से रिलेट करना है। अब आपको वो पूछ ले व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट अ कार ऑन कोल्ड डे, तो आप उसमें आंसर यही दोगे कि ऑन दैट वेरी डे टेम्परेचर इज़ वेरी लेस इन द मॉर्निंग, so internal resistance of battery will be more and battery will not provide sufficient current to start the car। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास आ गई कि किन फैक्टर्स के ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की डिपेंड करती है। तो हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। सेल में ईएमएफ क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। तीनों फैक्टर्स क्लियर हो गए। हर एक के ब्रेन में ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं तीनों का अलग अलग जो एरिया है वो क्लियर हो गया। अब बिफोर गोइंग टू फर्दर डिस्कशन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इंटरनल यू कैन सी रिलेशन बिटवीन 3, मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाह रही हूँ विच इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल, कि जो आप सेल की जब बात कर रहे हो तो यू कैन डिवाइड दैम into 2 categories। एक हम लेते हैं प्राइमरी सेल और एक हम लेते हैं सेकेंडरी सेल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है बेटा? अब आपको ये पता है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में सेल क्या है? सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, हम कहते हैं ना कि ये करंट प्रोवाइड, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। कैसे करता है? एक्चुअल प्रैक्टिस में converts chemical energy into electrical energy।
बेटा जो आप ईएमएफ की बात करते हो तो ईएमएफ मैं कह रही हूँ कि इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो दैट मीन्स देयर इज एनर्जी। और आपको पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कहाँ से ये एनर्जी आती है? तो हमेशा याद रखना कि सेल में क्या होता है, आप जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो उसके अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी, एंड दैट केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब जो प्राइमरी सेल है वो एक ही तरफ चलता है। एक ही तरफ का मतलब कि उसमें जो केमिकल एनर्जी है दैट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो इट विल बी द सोर्स ऑफ ईएमएफ। और इसमें आप जो एग्जाम्पल ले सकते हो लेक्लेंची सेल, डीनियल सेल, यानी कि ये रिचार्ज नहीं होते। यूज़ हो गया थ्रू। आप नॉर्मली जो यूज़ करते हो अपना, जो हम फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं वो होता है ड्राई सेल, और वो क्या होता है प्राइमरी सेल। यूज़ करते हो थ्रू, यूज़ एंड थ्रो। तो यूज़ एंड थ्रो किस लिए कि उसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में होती है कन्वर्ट। जब वो सारी की सारी केमिकल एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई तो वो सेल ज़ीरो हो गया, उसकी ईएमएफ ज़ीरो हो गई। अब सेकेंडरी में क्या होता है, विच कैन बी रिचार्ज। सेकेंडरी सेल कौन सा है, जो रिचार्ज हो सकता है। रिचार्ज होने का मतलब ये है कि देखो पहले तो इसमें भी केमिकल एनर्जी ने कन्वर्ट होना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हमने इसको यूज़ कर लिया। अब बेटा आपका स्कूटर है, कार है, उसकी जो बैटरी है, बैटरी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो वो क्या होती है सेकेंडरी। उसको रिचार्ज करते हो कि नहीं, ये तो नहीं कि एक बार बैटरी यूज़ की और थ्रो। आप किसके साथ उसको लगाते हो, चार्जर के साथ। तो जब चार्जर के साथ जोड़ देते हो तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रीस्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि हम बड़ी बड़ी बातें करें और हमें बेसिक ही ना पता हो। तो आपके जो स्कूटर है, आपकी जो कार है, उसके अंदर जो बैटरी है वो सेकेंडरी है, जिसको कि रिचार्ज किया जा सकता है। अब हम लेते हैं रिलेशन बिटवीन EMF, terminal potential difference, terminal potential difference and internal resistance, and internal resistance। तो कैसे? अब बेटा आप इसमें इसी पॉइंट को ऐसे लो कि ये देखो, पहले मैं ये यूं कर लूँ, मैं कहती हूँ मैंने ये वोल्ट मीटर ले लिया और मैं यहाँ एक की लगा देती हूँ K1, आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझाने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ ये रेजिस्टेंस R ले ली और ये ले ली मैंने की K। ऐसे अब मैं पहले क्या कहती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने प्लग इंसर्ट किया इन की K1, सॉरी हमने किस में प्लग इंसर्ट किया, की K1 में। तो की K1 में प्लग इंसर्ट करने का मतलब ये हो गया कि आपका जो सेल है डायरेक्टली वोल्ट मीटर के साथ लिंक्ड है। तो इस टाइम ये आप बेटे प्रैक्टिकल भी करोगे, तो इस टाइम पर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी EMF ऑफ सेल। उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि ये ओपन था दैट मीन्स रेजिस्टेंस लगी हुई है नहीं उसका, अब यहाँ पर प्लग इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ से सर्किट में से करंट फ्लो करना शुरू किया, ऐसे यहाँ से किया, और अब यहाँ भी जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगी, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये आपके पास थी E। अब आपके पास सेकेंड केस में
जब आपने की K2 में भी प्लग इंसर्ट कर दिया तो जो रीडिंग आ गई वोल्ट मीटर की, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और दैट इज V। ठीक हो गया। और ये V जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अगर ये I करंट है तो दैट मीन्स V इज इक्वल टू I इंटू R। अब आप ये देखिए कि इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या है। जब आपने ये की K2 में प्लग इंसर्ट किया है तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज R plus R. R is capital R is external resistance, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर जो जोड़ा गया सेल के साथ, और स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो अब I बेटे क्या बनेगा, टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो दैट मीन्स यू कैन से E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R, और यू कैन से E इज इक्वल टू IR प्लस I इंटू R। अब I इंटू R क्या है, V। तो दैट मीन्स अब आपके पास एक तो ये रिलेशन आ गया कि V इज इक्वल टू E माइनस I। तो यहाँ से ये क्लैरिटी हो गई कि जो फर्स्ट रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की EMF वो ज़्यादा आएगी, और जो सेकेंड रीडिंग वोल्ट मीटर की होगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V वो कम आएगा। और इन दोनों रीडिंग का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ठीक होगी ना बात, क्योंकि देखो बेटा यहाँ I इंटू आर प्लस I इंटू आर ये किसके बराबर बन गया, टोटल EMF ऑफ द सेल। तो ये पॉइंट आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके बाद कि अगर हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस को, रिलेशन तो बन गया आपके पास, अगर हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है, मैं आपको कहती हूँ कि यू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। तो उसके लिए देखिए अब हम क्या लेंगे। अब आप इसमें इसको इस तरीके से कर सकते हो कि आपको जो है V तो नहीं ना, हम इसको ऐसे ले लेंगे कि आपके पास E इज इक्वल टू V प्लस I इंटू R है, यही है ना, E इज इक्वल टू V प्लस I इंटू R। और ये I आपके पास क्या है, E अपॉन R प्लस R इंटू R। क्योंकि इसमें मैंने कहीं पर भी E और V तो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ बच्चे, मैंने वोल्ट मीटर से ले लिया, लेकिन I तो नहीं ना मैं निकाल सकती कहीं पर भी, इसलिए मैंने इस तरीके से किया। तो आपके पास अब ये क्या बन जाएगा, आप R प्लस R ER प्लस ER इज VR प्लस VR प्लस E इंटू R। ठीक हो गया। तो ये इसमें ER से ER कैंसिल हो गया। अब आपके पास देखिए ER ये इधर आ गया, माइनस VR इज इक्वल टू V इंटू R। सो दैट मीन्स V इंटू R इज E माइनस V इंटू R। तो स्मॉल r इज E माइनस V अपॉन V इंटू R। सो if you want to calculate internal resistance of cell by this method, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा कि R इंटरनल रेजिस्टेंस इज E माइनस V अपॉन V इंटू R। E इसमें क्या होगी, EMF जो रीडिंग है व्हेन यू इंसर्ट प्लग इन की K1, V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर व्हेन यू विल इंसर्ट प्लग इन की K1 एंड K2, और R जो ये रेजिस्टेंस आप ले रहे हो। तो इस तरीके से आपके पास एक तो रिलेशन आ गया, हमें क्लैरिटी हो गई, रिलेशन आ गया हमारे पास बिटवीन EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। और उसके बाद हमने इसमें ये भी देख लिया कि विच फार्मूला इज टू बी यूज्ड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसमें एक चीज़ बेटे याद रखनी है,
जो आपके पास ये फॉर्मूला आया V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, अब आगे इसको अपने माइंड में कैसे याद रखना है? ये किस टाइम आ रहा है फॉर्मूला? व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सेल में से करंट ड्रॉ हो रहा है, दैट मीन्स कि उसमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यू कैन से दैट डिस्चार्जिंग ऑफ सेल टेक्स प्लेस। अब सेल जो है आपका सेकेंडरी सेल है, ठीक है, सेल भी मिलते हैं सेकेंडरी। तो अब अगर आपने उसको रिचार्ज करना है, आपने क्या किया? अब आपने इस सेल को किसके साथ कनेक्ट कर दिया? चार्जर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या होना है बेटा? अब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो अब बच्चे इसमें जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। दिस इज दिस सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन है? चार्जिंग ऑफ द सेल। सो प्लीज इस पॉइंट को ध्यान से नोट करिए कि व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो उस केस में हमने फाइंड आउट किया है ये सारा रिलेशन। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि व्हेन केमिकल एनर्जी स्टोर्ड बैक और यू कैन से ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द सेल, तो इस टाइम पर क्या हो रहा है? करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इसलिए आप यहाँ माइनस ऑफ माइनस आई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लस आई। तो V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। सो दिस इज द सिचुएशन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल। तो इसलिए बेटा अब इसमें आपने क्या सीखा? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और चार्जिंग के दौरान टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, डिस्चार्जिंग के दौरान क्या आएगा। अब इसमें आपसे डिफरेंट ग्राफ्स पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको ये कहूँ कि यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन ईएमएफ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। किसमें ग्राफ प्लॉट करना है? ईएमएफ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन सी बेटा? जो कंडक्टर आप जोड़ते हो उसकी जो रेजिस्टेंस है, जैसे ये आर है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये सेल के अंदर की रेजिस्टेंस नहीं है, ये वो रेजिस्टेंस है जिसमें से करंट का फ्लो आपने कंसिडर करना है। अब क्या ये ईएमएफ जो सेल की है इसके ऊपर डिपेंड करेगी? नहीं। तो E इज इंडिपेंडेंट। तो बेटा अब अगर आप इस केस में ग्राफ प्लॉट करोगे बाय टेकिंग आर रेजिस्टेंस ऑन दिस साइड, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और इस साइड पर आपने लिया EMF E, तो ग्राफ फिर कैसा आएगा अगर इंडिपेंडेंट है? तो दैट मीन्स दिस ग्राफ विल बी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो इसमें इस तरीके से आपके पास ग्राफ आएगा। अब आपने नेक्स्ट लेना है ग्राफ बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया था, इसके बाद आप ले रहे हो ग्राफ बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो अब ये कैसे आएगा? इसमें आप इस साइड पर लोगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और इस साइड पर लोगे आप V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये ग्राफ बेटा आपके पास यूँ आएगा। इट विल बी ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनना है? ज़ीरो बनना है ना, तभी तो आपके पास ईएमएफ ही आ गई थी। तो ये इस तरीके से आपके पास आ गया। तो इस टाइम पर ये कौन सा रिलेशन यूज हुआ है? V इज इक्वल टू आई आर। सो दैट मीन्स कि इस टाइम पर ये जो ग्राफ की स्लोप है, जो स्लोप है इस टाइम ग्राफ की, वो आपको किस चीज़ की वैल्यू बताएगी? I, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको ग्राफ कहा जाए कि जब आप सेल की ही बात कर रहे हो
you have to plot the graph between current and terminal potential difference. Graph between current and, this is not Ohm's law term V, इसमें क्या है, current and terminal potential difference. तो इसमें जो V है that is terminal potential difference. अब अगर आप ये ग्राफ लेना चाह रहे हो तो पहले तो ये आप देखें तो ये आपके पास क्या था, V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, यही है ना आपके पास. तो अब अगर बेटा ये है, सो दैट मीन्स अगर आप इसको कंपेयर करो तो आपके पास होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, होता है ना. तो ये उसके हिसाब से y मीन्स v माइनस आर एक्स मीन्स आई प्लस ई, ये बना ना. तो ये आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमेशा क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद सम इंटरसेप्ट. c इंटरसेप्ट है, m स्लोप है. तो अब मैंने उसी फॉर्म में इसको ले लिया तो ये बन गया v इज इक्वल टू माइनस आर इंटू आई प्लस सी. तो पहली चीज़ तो इसमें ये इंडिकेट हुई कि इन दिस केस जो हमने ग्राफ प्लॉट करना है स्लोप इज नेगेटिव, माइनस आर है. सो दैट मीन्स अब मैं सबसे पहले तो इसमें एक्स एक्सिस पे क्या लूँगी, आई, और वाई एक्सिस पे लूँगी वी. और नेगेटिव स्लोप का मतलब कि ये मेरे पास ग्राफ यूँ आएगा इस तरीके से, इसकी स्लोप नेगेटिव है. अब ये पॉइंट्स जो फाइंड आउट करने हैं वो कैसे किए बच्चे, कि अगर आप ले लो v इज इक्वल टू ज़ीरो, v ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ पर आ गया v ज़ीरो. तो आपके पास क्या बन गया, ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस आर आई प्लस ई, और यू कैन से आर आई इज ई विच मीन्स आई इज इक्वल टू ई बाई आर. तो दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है ये क्या है बेटा, ई बाई आर, और y का क्या है उस टाइम पर ज़ीरो. अब आप y कोऑर्डिनेट को ज़ीरो देखो तो यानी कि अब आप कहोगे व्हेन i इज ज़ीरो, जब i ज़ीरो है v इज इक्वल टू ई, आई ज़ीरो ये हो गया. तो ये इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, e के बराबर होगा. ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ तो ठीक हो गया. तो अब यहाँ से बच्चे कि जब मेरे को ग्राफ प्लॉट करना बिटवीन करंट एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैंने पहले रिलेशन तो मेरे को ये पता है, मैंने उसको क्या किया इस तरीके से लिख लिया जिससे ये क्लैरिटी होगी मेरे को कि I इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड V इज अलोंग वाई एक्सिस. और यहाँ से ये क्लैरिटी होगी मेरे को कि R इसमें स्लोप इसमें नेगेटिव है. तो उसके बाद इंटरसेप्ट की जो बात आई वो मैंने कैसे देख लिया कि अगर I ज़ीरो है, आई ज़ीरो मतलब कि इधर ज़ीरो है, तो इंटरसेप्ट विल बी अलोंग वाई एक्सिस. तो कितना होगा, v इज इक्वल टू ई. अब जब v ज़ीरो है तो इंटरसेप्ट किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे. वो किसके बराबर आएगा, i इज इक्वल टू ई बाई आर. तो इस टाइम पर अब ये जो स्लोप है इस ग्राफ की वो आपको क्या बताएगी, स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर. Small r means internal resistance of cell. So please, कहने का मतलब ये जो मैंने सारा आपको समझाया है कि जो आप बेटा बेसिक रिलेशंस फाइंड आउट कर लेते हो उसमें किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है. अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये तो हमें ग्राफ का कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना, कि जैसे देखो v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो मैंने ग्राफ v और i में लेना है. आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए, तो मेरे को पता है जो ग्राफ है आपके पास वो ऐसे आएगा. अब मेरे को वी और आर में लेना है तो वी और आर में ले रही हूँ, जैसे जैसे मैं आर की वैल्यू इंक्रीज करूँगी वी की वैल्यू इंक्रीज होगी. तो v इज इक्वल टू आई आर बन गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. v इज इक्वल टू आई आर का मतलब तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और इसमें इंटरसेप्ट क्या है, ज़ीरो है. When r is 0, v will be 0. That means our graph will start from the origin. तो इस तरीके से
जो बेसिक इक्वेशंस हैं उन्हें देखिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, और उसके बाद बेटा आपको कोई ग्राफ आए, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए, आप बड़ी इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। चीज़ कॉन्सेप्ट करते जाइए। और बेटा सबसे बढ़िया क्या होता है कि आप ये पढ़ते हो, जब जैसे कोई भी आपने वीडियो ले ली, उसके बाद आप अपने पास कॉपी में एक साइड पर कि इसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने सीखे या नोट कर लीजिए, ठीक है। जितने फॉर्मूले आए, जो कॉन्सेप्ट आए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है उसके नोट कर लिए। उसके बाद जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने बैठो, इन द वेरी स्टार्ट जब हमें कुछ नहीं समझ में आता, तो आप उनको साथ में देख सकते हो, और धीरे धीरे आपके प्रॉब्लम, जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करोगे, कॉन्सेप्ट्स आपके और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। सो प्लीज़ इस तरीके से आपने काम करना है, तो सक्सेस विल बी योर्स। यू विल क्लियर CBSE, NEET, JEE, ऑल द एग्जामिनेशंस, नथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सिर्फ और सिर्फ आपकी लगन, आपकी कांस्टेंट एफर्ट्स यही रंग लाएंगी, और कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ यू डू। सो और ये जो सारा कॉन्सेप्ट आज हमने सेल का किया है, सेल क्या है, प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है, किस तरीके से इसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इनके आपस में क्या रिलेशंस हैं, तो इत्मीनान से बैठ के कॉपी पेन निकाल के वीडियो को देखिए, व्यू करिए, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको साइड पे लिखते जाइए। वीडियो को बंद करिए, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हुए कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स करिए और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करिए, तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारे जो इसके नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं। सो प्लीज़ like and share, comment in the comment box. Thank you.